सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और ये मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए लिया था कि शायद आप लोग पुराने वीडियोस को देख लें और उसके बाद हम लोग बाकी जो महाद्वीप बची हुई हैं, जो कॉन्टिनेंट्स बचे हुए हैं, उनको लेकर के चर्चा करें। और देखिए, पहली यूनिट में मैं आप लोगों के साथ कुछ भी साझा नहीं करूँगा। पहली यूनिट के क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। विश्व के प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, और पहले जो 3 टॉपिक हैं वो पढ़ लेना सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उसमें से आप लोग देख लेना। इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ही वीडियो में यूरोप को पढ़ाने का प्रयास जो है करूँगा। और उसका रीज़न ये है, देखिए यूरोप की यदि हम लोग बात करें तो यूरोप की जो पूरी लोकेशन है ना, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब इसको पढ़ते टाइम पर हमें 2 भागों में चीज़ें रखनी है। एक तो भौगोलिक दशाएं या भौतिक प्रदेश, और मतलब जो भूगोल से रिलेटेड है, और कुछ जो है वो आर्थिक जो फैक्टर है। और ये सारी सिलेबस में इकोनॉमिक फैक्टर अलग है और फिजिकल फैक्टर्स अलग है। उसी हिसाब से आपको भी पढ़ाई करनी है। किसी एक बच्चे ने कहा था कि सर एक साथ इम्पोर्टेंट शेयर कर दो। बेटा, एक साथ इम्पोर्टेंट निश्चित तौर पर मैं शेयर कर देता, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सारे टॉपिक्स को देख लें, जिससे कि कहीं कोई आपके साथ चूक ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो मैं बहुत पहले शेयर कर चुका हूँ। मैं पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद भौगोलिक प्रदेश के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हर महाद्वीप का आपको एक मोटा सा आइडिया होना चाहिए। यदि हम लोग यूरोप की बात करें ना, तो एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति अनिश्चित है, मतलब इसकी बाउंड्रीज है ना वो बहुत सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। यूरोप और एशिया दोनों से काफ़ी हद तक, मतलब कुछ हिस्सा यूरोप का और एशिया दोनों का इसमें मिला जुला रूप है, इसलिए इसको यूरेशिया के रूप में भी कभी कभार बोलते हैं। ठीक है। और एक क्या है, इसकी जो सी कोस्ट, जो सी लाइन है ना, वो बहुत बड़ी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो औद्योगिक क्रांति हुई है ना, तो यानी ये जो है ना उद्योगों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुई थी वो यहीं से हुई थी, इसलिए इसके उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो इसके भौगोलिक प्रदेश, इसके भौगोलिक प्रदेश इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। हर उसमें इसके भौगोलिक प्रदेश इंपॉर्टेंट है, इसके उद्योग इंपॉर्टेंट है, और इसके खनिज इंपॉर्टेंट है, और परिवहन। ये 4 चीज़ें यूरोप में से इम्पोर्टेंट है, और इन चारों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरे हिसाब में इसमें से जो है क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ जब इसके फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करूंगा, देखिए यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये इसको एशिया से अलग करते हैं। यूराल पर्वत और यूराल नदी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूराल कहाँ पर है। ये एक प्रकार से बाउंड्री लाइन क्रिएट करती है। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरेशिया से अलग करती है यूरोप को, और यूराल नदी भी है। मैं भौतिक प्रदेशों के ऊपर आ जाता हूँ। फिजिकल फीचर्स या भौतिक विशेषताएं एक प्रकार से, तो भौतिक स्वरूप कैसा है, फिजिकल फीचर्स इसको बोलते हैं। देखिए, इसको हम लोग मोटे तौर पर जब आप पढ़ोगे ना, तो मैं बहुत डिटेल से नहीं, सिर्फ पॉइंट वाइज आप लोग के साथ साझा करूँगा। ए पॉइंट आप डालोगे तो वो डालोगे आप नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू प्रदेश या एरिया, उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। धीरे धीरे शायद मेरे सामने राइटिंग आपके समझ में आ जाने लग जाएगी अब। पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, ये पहला प्रदेश है। और इसमें जितनी भी इसकी जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, उनको आप लोग शेयर कर लेना। इसके सब डिविजन्स आप याद कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। सॉरी, इसके स्कैंडिनेविया, उच्च भूमि, इसके जो सब टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग के साथ साझा कर दूं। और ब्रिटेन के आसपास उच्च भूमि, ब्रिटेन के आसपास उच्च भूमि, ये जो चीज़ें हैं उनको मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि उसको पढ़े बगैर जो है आपका काम होगा नहीं। इसके बाद यूरोप का उत्तरी मैदान जो बी पॉइंट है, उसमें आप लोग जो है उसके यूरोप के नॉर्दर्न प्लेन के बारे में डिस्कस करोगे, जिसमें लंदन और पेरिस दोनों का बेसिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना। यूरोप का उत्तरी मैदान, यूरोप का उत्तरी मैदान 4 ही भाग है बेसिकली। उत्तरी मैदान तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप अब इसमें लंदन और पेरिस के बेसिन, लंदन और पेरिस दोनों के बेसिन एक पूरा एरिया होता है। और ध्यान रहे कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनको मैं जब अपन इसका एरिया पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। दक्षिण पर्वतीय प्रदेश, देखो एक तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश था उत्तर पश्चिमी, और एक जो है दक्षिण पर्वतीय प्रदेश भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग सी पॉइंट के नाम से जानते हैं। दक्षिण पर्वतीय प्रदेश। इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी बेटा, क्योंकि रीज़न ये कि अभी फ़िलहाल दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने से स्पीड स्लो हो जाएगी, बच्चों को टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये एक मेजर इशू है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ बहुत चीज़ें साझा नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए इसमें आलपास एक तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी बेसिकली। एक तो आप लोग आल्पस पर्वत श्रृंखला को देख लेना, बल्कान, क्रीमिया, काकेशिया, ये मोटे मोटे पर्वत हैं जिनको आप लोग बहुत अच्छे से रीड कर लेना इस वाले में। अल्पाइन को बहुत अच्छे से देख लेना। और एक है दक्षिण प्रायद्वीप, जिसको हम लोग डी पॉइंट नाम दे देंगे, दक्षिण प्रायद्वीप। तो ये इसके भौतिक प्रदेश हो गए। अब भौतिक प्रदेश आप सब जानते हो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब एक एक नंबर की यदि हम लोग बात करें, अच्छा यूरोप की सबसे बड़ी नदी एक नंबर में पूछी जा सकती है, डैन्यूब। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डैन्यूब। एक नंबर में निश्चित तौर पर इसे पूछा जा सकता है डैन्यूब को। और अपवाह तंत्र को पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो इसको, मेरे सामने इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लाइमेट को भी यू कैन ऑल्सो स्किप, क्योंकि देखिए सारा अब एक रात में पढ़ना वैसे भी मुश्किल है। तो आप नेचुरल वेजिटेशन को छोड़ सकते हो। एग्रीकल्चर भी ख़ास तौर पे इसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि मैं बात करूं, यूरोप की एग्रीकल्चर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जिन महाद्वीपों की एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। एशिया में थी इम्पोर्टेंट। हाँ, खनिज संपदा और एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए हर महाद्वीप में आपको ये पढ़ने ही पढ़ने, खनिज और शक्ति के संसाधन। तो खनिज यानी मिनरल्स, और एनर्जी रिसोर्सेज और साथ में यानी खनिज और शक्ति के संसाधन। देखिए ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, उसका रीजन भी है, क्योंकि इनके बगैर आपका भी काम नहीं चलेगा। और ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अब यूरोप में जो खनिज संसाधन है ना, उनको आप लोग किस तरीके से कहाँ कहाँ उसको क्लासीफाई आप करोगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में बन जाता है। हालांकि इस एरिया में भी खनिज संपदा को बहुत डिटेल से साझा करना आसान तो नहीं है, लेकिन यदि आप एक एक करके पढ़ोगे तो एक तो जैसे लोह अयस्क को देख लेना इसमें से, क्योंकि मैं बहुत मोटे मोटे चीज़ें आप लोग के साथ साझा करूँगा। एक तो लोहा आयरन, यूरोप में लोहा अयस्क को देख लेना, आयरन एंड और लोह अयस्क को, इसको आप लोग देख लेना, और मैं इसको यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर शक्ति के संसाधन, शक्ति के संसाधन तो देखो हर महाद्वीप के पढ़ने, इसके भी पढ़ने, यानी पावर रिसोर्सेज। तो शक्ति के संसाधन, अब शक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं। शुरुआत कोयला से होती है। तो यूरोप में कोयला कहाँ मिलता है? तो 4 एरिया में कोयला मिलता है। इसको आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये जो 3 ही एरिया हैं, 4 नहीं है। तो ये जो 3 एरिया हैं वो कौन कौन से? एक तो पिनाइन क्षेत्र, सिर्फ नाम याद कर लो आप लोग। अब इसका मैप याद करना बहुत मुश्किल है, ध्यान रहे। तो इसके मैप को थोड़ा सा एक मोटा सा आप आउटलाइन के हिसाब से भले देख सकते हो। पिनाइन प्रदेश, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का एरिया,
और स्कॉटलैंड का निचला प्रदेश, सॉरी, और एक है साउथ वेल्स, साउथ वेल्स। तो ये एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है ख़ास तौर पे कोयला के लिए। जर्मनी में भी कोयला मिलता है, जर्मनी में भी कोयला मिलता है, तो जर्मनी को भी आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा पेट्रोलियम, क्योंकि एनर्जी का अलग से क्वेश्चन आएगा, तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है थोड़ा सा बता देना। मतलब मोटा सा आप एरिया, सिर्फ एरिया याद कर लेना। पेट्रोलियम रसिया में मिलता है, बेसिकली रूस में। तो रूस वाला जो बेल्ट है ना, जो उसके नाम काकेकस, बाकू, एम्बा, ये कुछ नाम है, उनके सिर्फ आप लोग नाम याद कर लेना, बाकी की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस को थोड़ा सा देख लेना। प्राकृतिक गैस, अब ये मोटा ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए मैं आप लोग के पास बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं कर रहा हूँ। और एक जल विद्युत, यानी हाइड्रो पावर, जल विद्युत। तो ये चीज़ें आपकी हो गई एनर्जी रिसोर्सेज से। अब ये कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद भी देख पा रहे होंगे। बुक आप सबके पास है। अब इसमें से जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो देखो मेरा ये मानना है कि भौगोलिक जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो इसमें क्वेश्चन बनता है यूरोप में शक्ति संसाधनों के उत्पादन एवं वितरण पर लेख लिखिए, और एक यूरोप में जो है कोयला उत्पादक देशों के नाम लिखिए, और एक यूरोप के भौतिक प्रदेशों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे यदि हम लोग चले इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रीजन, तो आप सबको पता है कि यूरोप का, अब इसके इंट्रोडक्शन में भी आप क्या लिखोगे यदि इंडस्ट्रियल चीज़ों की बात आए, तो यूरोप औद्योगिक क्रांति का जनक रहा है, औद्योगिक क्रांति का जनक रहा है। जहाँ इंग्लैंड में इसकी शुरुआत मानी गई, चाहे जहाज़ का आविष्कार हो, चाहे उसमें आप लोग चाहो तो देख सकते हो बहुत से, जैसे व्हील का आविष्कार हो, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हो, ये सारे आविष्कार जो हैं वो मूलतः इंग्लैंड में हुए हैं, अब या इंग्लैंड के अलावा इटली में, जर्मनी में हुए हैं। तो ये जो है ना, कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो अब इसमें मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें हैं वो साझा करना चाहूँगा, और ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। तो एक तो आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़नी है, आयरन एंड स्टील, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। देखो आयरन एंड स्टील है कहाँ, ये आप लोग देखो। एक तो सबसे पहले तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन यानी यूके, और यूके में कुछ एरियाज हैं, उनके नाम सिर्फ याद कर लो। देखो सिर्फ नाम याद कर लो, कुछ भी नहीं करना। दक्षिणी वेल्स, और ये भी आप लिख दोगे ना तो भी अंक पूरे मिलेंगे। मैप यदि बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर पश्चिम तटीय प्रदेश, पश्चिम तटीय प्रदेश, और इसके बाद यॉर्कशायर और काला देश, काला देश, ये तो हो गए ब्रिटेन के। मैं लोहा इस्पात की बात कर रहा हूँ। फिर जर्मनी में बहुत फेमस है, देखो जर्मनी में भी लोहा इस्पात बहुत ज़्यादा है। तो अब जर्मनी के भी कुछ क्षेत्र हैं, और ये तो अलग से भी पूछा जाता है। देखो रूर प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो रूर प्रदेश को आप लोग अच्छे से रीड कर लेना कि ये जर्मनी में है। और इसके अलावा साइलेसिया, ये जर्मनी में है, ध्यान रहे, और लोहा इस्पात के लिए फेमस है साइलेसिया। इसके अलावा स्वीडन में, स्वीडन और रूस में भी है, तो स्वीडन और रसिया यानी रूस। अब ये हो गया। अब इसके बाद वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। देखिए मैं वीडियो बड़ा हो छोटा हो, मैं बहुत ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है बेटा यदि हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो बनाएं। आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप लोग खुद शेयर कर सकते हो यदि आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो। और देखिए सेकंड पेपर में आपको परेशान नहीं होने दिया जाएगा, मैं बहुत पहले ही वीडियो बना दूंगा, ये आप लोग तय मान के चलो। इसलिए आप लोग इस ग्रुप को, जो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक में शेयर करूँगा अलग से, उसको ज्वाइन कर लेना। तो फर्स्ट पेपर में आपको निश्चित रूप से सारे जो चीज़ें हैं ना वो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगी। भूगोल की, अब वस्त्र उद्योग अलग से पढ़ो आप लोग, कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सूत्री इसमें देखिए वस्त्र उद्योग में
वस्त्र उद्योग का क्लासिफिकेशन देखो आप, पहले तो कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि वस्त्र उद्योग में सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो सूती वस्त्र ही है। अब सूती वस्त्र उद्योग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है? जलवायु, कच्चा माल, मीठा जल, श्रम यानी लेबर, शक्ति के संसाधन यानी एनर्जी, ये चीज़ें ज़रूरी है। अब ये तो बहुत सिंपल है कि इनको तो आप रट ही लोगे, है ना। तो अब ये कहाँ कहाँ पे फेमस है सूती वस्त्र उद्योग? देखिए, एक तो ब्रिटेन में, एक तो कहाँ पे है? ब्रिटेन में या ब्रिटेन में। और कहाँ पे है ये ब्रिटेन के अलावा? तो फ्रांस का सूती वस्त्र उद्योग बहुत फेमस है। अब यूरोप के देशों के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, और मोटे मोटे यदि आप लोग जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस इनको याद कर लोगे तो इटली, ये मोस्टली यही देश हैं जो जिनसे सारा कुछ उत्पादन हो रहा है। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो ये सारे, इसमें वस्त्र उद्योग भी है, जर्मनी में भी है और रूस में भी है। इनको थोड़ा सा इनके नाम आप लोग याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अच्छा, अब सूती के बाद देखिए एक चीज़ और है, इसमें आपको थोड़ा सा ये भी पढ़ना पड़ेगा कि ऊनी और रेशमी। जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जाम में आएगा आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सूती भी आएगा, ऊनी भी आएगा, है ना, ऊनी वस्त्र उद्योग, और सिल्क भी आएगा, वुलन भी आएगा यानी, और सिल्क यानी रेशमी वस्त्र भी आएगा। अब ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें थोड़ी थोड़ी 3-3 4-4 लाइनें आप लोग पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ है। और मैंने कहा कि देश सारे सेम है, मतलब आप ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये चारों देशों को रट लो, रूस, इनको रट लो, इनके कुछ एरियाज़ के नाम कर लो, तो वो आपके लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इन क्वेश्चंस के आने की मेरे हिसाब में काफ़ी संभावना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आप लोग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ज़रूर यहाँ की फेमस है, शिप बिल्डिंग, तो ये आप खुद पढ़ोगे बेटा शिप बिल्डिंग, क्योंकि इसमें मैं आपके बुक में दे रखी होगी कहीं ना कहीं। देखिए, इसमें फिर वही है, जर्मनी में बहुत ज़्यादा है, यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा है ये, फ्रांस में भी है, नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे, ये सब जगह है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। और यूरोप के यदि औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा तो जा ही सकता है। तो जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश है ना, देखो वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश हैं यूरोप के, मैं उनको साझा कर देता हूँ कि कौन कौन से हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना मुझे लगता है कि है। औद्योगिक प्रदेश यानी इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक प्रदेश, ये जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर में पूछा जा सकता है औद्योगिक प्रदेश का। तो देखिए, फिर वही नाम तो वही फिक्स है, एक तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, इसके अलावा ब्रिटेन के अलावा फ्रांस का। अब इनके 2-2 4-4 आप शहरों के नाम याद कर लेना, फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश, 4-4 शहरों के नाम याद कर लेना बेटा, जो हेल्प करेगा आपका औद्योगिक प्रदेश। और सी में जो आ जाएगा आपका जर्मनी का, देश फिक्स है, जर्मनी का औद्योगिक प्रदेश। और इसके बाद जो है आप लोग कह सकते हो पोलैंड का औद्योगिक प्रदेश और रूस का, और रूस का औद्योगिक प्रदेश। अब ये बस यही आपको रटना है और आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है शायद जनसंख्या से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके परिवहन का एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो यूरोप में परिवहन को आप लोग जो तीनों प्रकार का परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्थल, आंतरिक, समुद्री और वायु मार्ग, सॉरी चारों की बात मैं कर रहा हूँ, स्थल मार्ग, स्थल मार्ग, और इसके अलावा आंतरिक जल मार्ग, और इसके अलावा समुद्री मार्ग और वायु मार्ग।
और वायुमंडल, इनको आप थोड़ा थोड़ा सा देख लेना बेटा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 20 मिनट के आसपास का, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको 20 अंक लाने हैं, सॉरी 22, एक 15 नंबर का और एक 7 नंबर का। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं।